जय हिंद दोस्तों। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस कर लिया था। अब इस वीडियो में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर्स देखेंगे, क्या फ़ीचर्स हैं। तो ये वीडियो जो है 2 पार्ट में होगी, क्योंकि थोड़ा लेंदी टॉपिक है, तो डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको। तो देखिए, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वैसे तो वो ये जो है कई देश के कॉन्स्टिट्यूशन को जो है मिला के बना है। हर कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ ना कुछ जो है कुछ स्पेशल फीचर्स को उठाया गया है, उसके बाद जो हमारा संविधान बनाया गया है। लेकिन इसके कुछ अपने खुद के जो है कुछ अलग फीचर्स हैं जो इसको बाकी और कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से अलग बनाते हैं। और जब से हमारा संविधान बना और 1949 को अडॉप्ट किया गया, तो उसके बाद से देखेंगे तो कई चेंजेस हमारे संविधान में हो चुके हैं, कई अमेंडमेंट जो हैं, कई संशोधन हमारे संविधान में हो चुके हैं। जैसे 7th अमेंडमेंट है, 42nd अमेंडमेंट है। अब जैसे 42nd अमेंडमेंट देखिए, तो 42nd अमेंडमेंट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? छोटा संविधान के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ढेर सारे जो चेंजेस हैं वो किए गए थे 42nd में। और इसी चेंज को रिवर्स करने के लिए हुआ 44th अमेंडमेंट, ठीक है? तो 44वां संविधान संशोधन किया गया। तो जो 42nd में हुआ था इमरजेंसी के टाइम पीरियड पे, इंदिरा गांधी की सरकार थी उस टाइम, तो उस टाइम यही हुआ था। उसी चेंजेस को रिवर्स करने के लिए 44th अमेंडमेंट आया। उसके बाद जो ये 73 और 74th अमेंडमेंट है, ये आपका 73 अमेंड किया गया जब पंचायती राज इंट्रोड्यूस किया गया। 11th स्केड्यूल जो है संविधान का, 11वीं अनुसूची जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया, पंचायती राज ऐड किया गया। वहीं जो 74th है उसमें 12th स्केड्यूल जो है वो ऐड किया गया और म्यूनिसपैलिटी को जो है ऐड किया गया इसमें। उसके बाद 97th अमेंडमेंट जो है उसमें देखेंगे तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को एक संवैधानिक दर्जा जो है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है वो प्रोवाइड किया गया यहाँ पे। उसके अलावा 100 फर्स्ट अमेंडमेंट है, तो जिसके थ्रू जो जीएसटी है हमारा, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, तो जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया 100 फर्स्ट अमेंडमेंट द्वारा। इसके बाद 102nd अमेंडमेंट हुआ, जहाँ पे जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है उनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, एक संवैधानिक दर्जा दिया गया नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को। उसके बाद 103rd अमेंडमेंट है, 103 संविधान संशोधन जो है, जिसमें 10% रिजर्वेशन दिया गया ईडब्ल्यूएस को, ठीक है? उसके बाद 104 अमेंडमेंट हुआ, जिसमें लोकसभा और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें जो रिजर्वेशन है एससी एसटी और एंग्लो इंडियंस का, तो यहाँ चेंज ये किया गया कि एससी एसटी का रिजर्वेशन तो 10 साल के लिए यहाँ बढ़ा दिया गया 104 अमेंडमेंट से, ठीक है? यानी लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में एससी एसटी के सीट का रिजर्वेशन जो है 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। लेकिन जो एंग्लो इंडियन की सीट थी इसमें, तो अब इसका रिजर्वेशन जो है नहीं बढ़ाया गया। तो मतलब अब एंग्लो इंडियंस को जो है लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ये हो गया। उसके बाद 105th अमेंडमेंट आया, जो अभी लेटेस्ट है, जो 15 अगस्त 2021 से जो है लागू हुआ है, 15 अगस्त से लागू हुआ है ये 2021 से। तो इसमें जो है ये सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं, तो ये कहा गया कि जो स्टेट हैं और जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं वो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को वो आइडेंटिफाई कर सकती हैं, उनको ये पावर जो है यहाँ दे दी गई, ठीक है? तो जो 42nd अमेंडमेंट है, मेनली 1976 में ये हुआ, और मेनली इसको जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से हम जानते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ढेर सारे जो चेंजेस हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद देखिए जो केशवानंद भारती केस था, बहुत लैंडमार्क जजमेंट है ये। इसमें 11 जजेस की बेंच जो है बैठी थी, और 1973 में हुआ ये। और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये रूलिंग दी कि पार्लियामेंट जो है, यानी जो हमारी संसद है, वो आर्टिकल 368 का पावर यूज़ करके, आर्टिकल 368 बात करता है अमेंडमेंट की, ठीक? तो आर्टिकल 368 का पावर यूज़ करके पार्लियामेंट अमेंडमेंट करती है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि 368 का पावर यूज़ करके पार्लियामेंट जो है अमेंडमेंट कर सकती है, ठीक है? लेकिन जो इसकी ये पावर है वो मतलब अनलिमिटेड नहीं है, ठीक है? वो लिमिटेड है। मतलब कि चेंजेस तो कर सकती है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे संविधान का, जो हमारा मूलभूत ढांचा है संविधान का, वो डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पे कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केशवानंद भारती केस में, ठीक? अब कुछ देखते हैं साइलेंट फीचर्स कॉन्स्टिट्यूशन के। तो देखिए, पहला तो यही है कि लेंथीस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। जितना बड़ा हमारा संविधान है, तो दुनिया में कोई भी संविधान जो है इतना लेंथी नहीं है, इतना बड़ा नहीं है। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन को हम क्लासीफाई करते हैं कई पार्ट, 2 तरीके से। तो एक तो रिटन, जैसे अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन जो है, अमेरिका का संविधान जो है वो लिखित संविधान है। और जो जो ब्रिटेन का संविधान है वो अनरिटन है, ठीक है? अनरिटन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे टाइम टू टाइम क्या होता है ना, कि एक्ट वगैरह पास किए जाते हैं, तो जैसे ज़रूरत होती है उस हिसाब से ये लोग एक्ट पास करते हैं। तो उसी एक्ट को मिला के इनका कॉन्स्टिट्यूशन है, इनका अलग से कोई कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो नहीं बना है, ठीक? लेकिन अमेरिका में एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमको देखने को मिलता है। और जो हमारा हमारा का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये वन ऑफ द लेंथीस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है? क्योंकि बहुत कॉम्प्रहेंसिव है, एलेबरेट है, बहुत डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है।
तो देखिए इसलिए इतना लेंदी इसलिए बनाया गया ताकि देखिए बात ये है कि डाइवर्सिटी हमारे कंट्री में बहुत है, ठीक है? तो उसी डाइवर्सिटी की वजह से जो है और आगे डिस्कस करेंगे और बहुत से फैक्टर्स हैं, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं, हिस्टोरिकल फैक्टर्स हैं, ठीक है? ढेर सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से संविधान हमारा इतना लेंदी हो गया। अगर हम देखें 1949 में जब संविधान बना था तो उस टाइम प्रियम्बल के साथ 395 आर्टिकल्स थे जिनको 22 पार्ट में डिवाइड किया गया था और 8 स्केड्यूल्स थे, ठीक? और प्रेजेंट टाइम में अभी देखेंगे तो अभी प्रियम्बल के साथ 470 आर्टिकल्स हैं, टोटल 25 पार्ट्स हैं और 12 स्केड्यूल्स हैं। उसके बाद देखिए कई अमेंडमेंट्स हुए और जो 1951 में अमेंडमेंट हुआ था उसने करीब 1951 के बाद से जो भी अमेंडमेंट हुए उसकी वजह से करीब 20 आर्टिकल्स जो है डिलीट कर दिए गए और एक पार्ट को भी डिलीट कर दिया गया। और उसके बाद से जो अमेंडमेंट हुआ उसमें 95 आर्टिकल्स अभी तक ऐड किए जा चुके हैं, 4 पार्ट्स को ऐड किया जा चुका है, 4A, 9A, 9B, ठीक है? तो इन सब पार्ट्स को जो ऐड किया जा चुका है और साथ ही साथ 4 स्केड्यूल्स 9, 10, 11 और 12 4 स्केड्यूल्स भी बढ़ गए हैं। पहले तो स्टार्टिंग में केवल 8 ही स्केड्यूल थे ना। तो नो अदर कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड हैज़ सो मेनी आर्टिकल्स एंड स्केड्यूल्स। ये दुनिया के किसी भी संविधान में इतने आपको आर्टिकल्स और इतने स्केड्यूल्स जो है देखने को नहीं मिलेंगे। अमेरिका का जो संविधान है उसमें हमको केवल 7 आर्टिकल देखने को मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया का जो संविधान है उसमें केवल 128 आर्टिकल देखने को मिलते हैं। चाइना के संविधान में हमको 138 आर्टिकल देखने को मिलते हैं। वहीं कनाडा के संविधान में हमको टोटल 147 आर्टिकल नहीं देखने को मिलते हैं। अब देखिए 4 फैक्टर्स बताए जाते हैं, इन 4 फैक्टर्स की वजह से हमारा संविधान इतना लेंदी हमें देखने को मिलता है। तो पहले तो है जोग्राफिकल फैक्टर्स जिसमें आता है कि हमारी कंट्री जो है बहुत वास्ट है, ठीक है? पॉपुलेशन ज़्यादा है, साथ ही साथ डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग हैं, तो इसकी वजह से भी संविधान जो है इतना बड़ा हो गया। उसके अलावा हिस्टोरिकल फैक्टर्स हैं, मेनली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था तो उससे ज़्यादातर जो प्रोविजंस लिए गए हैं हमारे संविधान में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए हैं, ठीक? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 वाला जो था ये बहुत बल्कि डॉक्यूमेंट था, ठीक है? बहुत ज़्यादा इसमें जो है एक्ट्स वगैरह थे, तो उसी की वजह से इसकी वजह से भी ये बड़ा हो गया। और उसके अलावा हम देखेंगे तो हमारे यहाँ एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है सेंटर और स्टेट दोनों के लिए, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, सब लोग जो हैं वो एक ही संविधान का पालन करते हैं, तो इस वजह से भी ये इतना बड़ा हो गया। उसके अलावा हम देखेंगे तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी तो उसमें ज़्यादातर जो लोग बैठे थे वो तो या तो पॉलिटिशियन थे या तो वो लीगल एडवाइज़र थे या तो मतलब एक तरह से एडवोकेट टाइप के थे, ठीक है? तो मतलब लीगल ल्यूमिनरीज वर्ड यहाँ यूज़ किया गया है, तो लीगल ल्यूमिनरीज जो थे ये ज़्यादा थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, इस वजह से भी हमारा संविधान जो है वो इतना लेंदी हो गया। देखिए 2019 तक जो है जो स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर है इसका अपना खुद का संविधान था, ठीक? इसका अपना खुद का संविधान था। अच्छा कमेंट में आप ये बताइए कि जम्मू एंड कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका क्या नाम था, ठीक? ये बताइए कमेंट में आप। तो ये जो है इसका अपना खुद का संविधान था, तो इसको एक स्पेशल जो स्टेटस है ये मिला हुआ था। आर्टिकल 370 जो जम्मू कश्मीर को जो है एक स्पेशल स्टेटस जो है प्रोवाइड करता था। 2019 में क्या किया गया, 2019 में जो स्पेशल स्टेटस था उसको एबॉलिश कर दिया गया प्रेसिडेंट के एक ऑर्डर के द्वारा, ठीक है? द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019। तो इस ऑर्डर के द्वारा जो है जम्मू एंड कश्मीर के जो अलग संविधान था इसका उसके स्टेटस को जो है ख़त्म कर दिया गया है यहाँ पे। अब आर्टिकल 360 यहाँ ख़त्म एक तरह से नहीं हुआ है, ठीक है? ये केवल इनऑपरेटिव है, अभी इनऑपरेटिव है, ठीक है? अब देखेंगे तो इसके बाद क्या किया गया कि जम्मू एंड कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया और जम्मू एंड कश्मीर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। ये 2 यूनियन टेरिटरी बन गई, एक लद्दाख की यूनियन टेरिटरी बन गई और एक जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी बन गई, ठीक? द 2019 ऑर्डर एक्सटेंडेड ऑल द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो। तो अब जो भी हमारा संविधान है हमारा संविधान जो है वो जम्मू कश्मीर में भी लागू होगा। However, the inoperative Article 370 continue to remain in the text of the Constitution of India। लेकिन अभी भी देखिए आर्टिकल 370 को संविधान से हटाया नहीं गया, अभी भी ये है आर्टिकल 370, लेकिन ये इनऑपरेटिव है, ठीक है? एक तरह से इनएक्टिव समझ सकते हैं, इनएक्टिव है। अब देखिए जो हमारा संविधान है ये फंडामेंटल जो प्रिंसिपल हैं गवर्नेंस के उनके साथ साथ जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस को भी कवर किया है, ठीक है? इस वजह से भी लेंदी है। दोज मैटर्स विच इन मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैव बीन लेफ्ट ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन। अब देखिए जो ज़्यादातर जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपने संविधान में कोई ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन जो को इंक्लूड नहीं किया है, ठीक? मतलब जैसे एक तो गवर्नेंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो हमारे में इंक्लूडेड हैं, सभी आर्टिकल्स हैं, सभी चीज़ें हैं। उसके साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस होने चाहिए वो भी इंक्लूडेड हैं। तो बाकी के कंट्री में आपको एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है? सिर्फ आपको ये गवर्नेंस का प्रिंसिपल्स देखने को मिलेंगे। इसी वजह से भी जो है हमारा संविधान जो है वो लेंदी है। और उसके अलावा हम देखेंगे तो कई सोर्सेज से जो है इसको ड्रॉ किया गया है, मतलब कई देश के संविधान को जो है देख करके पढ़ करके खंगाल करके उसको बनाया गया है।
ठीक है। तो जो हमारा संविधान है वो बोरो किया गया है, उसके प्रोविजंस को वो कई सोर्सेज से, जैसे पहला जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है वो है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इस एक्ट से 250 प्रोविज़न जो हैं बोरो किए गए हैं, 250 प्रोविज़न जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बोरो किए गए हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन फ्रेम्ड आफ्टर रैंसैकिंग ऑल द नॉन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। मतलब दुनिया के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन हैं सबको खंगालने के बाद, सबको पढ़ने के बाद जो है वो हमारा संविधान बनाया गया है। जो देखिए, अब देखिए संविधान को जो है एक तरह से 3 स्ट्रक्चर्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक। तो पहला जो स्ट्रक्चर है हमारा वो है देखिए फिलोसफिकल पार्ट है, ठीक है। पहला जो है वो फिलोसफिकल पार्ट है, ठीक। और उसके बाद दूसरा हमको देखने को मिलेगा पॉलिटिकल पार्ट, ठीक। दूसरा जो है वो पॉलिटिकल पार्ट है, और तीसरा जो है वो इसका स्ट्रक्चरल पार्ट है, ठीक। स्ट्रक्चरल पार्ट, तो स्ट्रक्चरल, फिलोसफिकल और पॉलिटिकल 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो जो स्ट्रक्चरल पार्ट है हमारे संविधान का, उसको लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, ठीक। और जो फिलोसफिकल पार्ट है, जैसे हमारा फंडामेंटल राइट हो गया, ये हमारा फिलोसफिकल पार्ट है। हमारा डीपीएसपी हो गया, तो ये जो फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया है, ये अमेरिका से लिया गया है। वो डीपीएसपी जो है वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ये फिलोसफिकल पार्ट हो गया। उसी तरह जो पॉलिटिकल पार्ट है जिसमें प्रिंसिपल ऑफ कैबिनेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो हमारे यहाँ कैबिनेट गवर्नमेंट है, और रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, तो जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में जो रिलेशन होगा, ये सभी चीज़ें जो हैं वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं। तो ये इसका पॉलिटिकल पार्ट हो गया, ठीक है। तो 3 पार्ट में इसको मेनली डिवाइड किया जाता है। जो अदर प्रोविजंस हैं देखिए, वो भी अदर अदर कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। जैसे कनाडा से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से, जर्मनी, रशिया, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, जापान, ठीक है। अलग अलग देशों से जो है मिलकर हमारा संविधान जो है वो बना है। द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस एंड मटेरियल सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ से लिया गया है, करीब 250 प्रोविजंस जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए हैं। जैसे जो फेडरल स्कीम है, ठीक है, हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम है, यानी सेंट्रल और स्टेट के बीच में पावर का डिवीज़न है। साथ ही साथ जुडिशरी का जो पावर है वो भी 1935 एक्ट से लिया गया है। गवर्नर, इमरजेंसी पावर जो 352, 356, 360 में आता है, ये भी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया है। पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, ठीक। और कोई और भी कई एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स हैं इस एक्ट से लिए गए हैं। मोर देन हाफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर आइडेंटिकल और बियर ए क्लोज रिजेम्बलेंस टू द एक्ट ऑफ 1935, ठीक है। तो आधे से अधिक हमको जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1935 एक्ट के सिमिलर देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए अगला फीचर है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो तो ना तो रिजिड ही है ना तो फ्लेक्सिबल है, ठीक है। ना तो रिजिड ही है ना तो फ्लेक्सिबल है। मतलब इजीली हम ऐसा भी नहीं है कि बहुत आसानी से अमेंडमेंट कर सकते हैं, या ऐसा भी नहीं है कि हम बहुत मुश्किल से अमेंडमेंट कर सकते हैं, ठीक। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन को क्लासिफाइड किया गया है, मतलब ये कहा गया है ना तो रिजिड है ना तो फ्लेक्सिबल है, ठीक। जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दोनों का जो है एक मिक्सचर है, दोनों का जो है एक ब्लेंड है, ठीक। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इज़ दैट वन रिक्वायर्स ए स्पेशल प्रोसीजर। देखिए रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जहाँ पे हम एक स्पेशल प्रोसीजर की आवश्यकता होती है। अगर संविधान को हमको अमेंड करना है, संशोधन करना है, चेंज लाना है, तो वहाँ पे हमको एक स्पेशल प्रोसीजर की आवश्यकता होगी। जैसे हमारे जैसे ये अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन जो है, अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन में होता है, वहाँ स्पेशल प्रोसीजर के थ्रू ही हम वहाँ पे संविधान को अमेंड किया जाता है। ये फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि देखिए यहाँ इजीली हम उसको अमेंड कर सकते हैं। जैसे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे जो इजीली जो है अमेंडमेंट्स किए जा सकते हैं। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ना तो रिजिड है ना तो फ्लेक्सिबल है, दोनों की क्या है, सिंथेसिस है। आर्टिकल 368 प्रोवाइड करता है, बात करता है 2 टाइप्स के अमेंडमेंट की, ठीक है। तो आर्टिकल 368 जो है वो पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि पार्लियामेंट जो है संविधान में संशोधन कर सकता है, अमेंडमेंट कर सकता है। 2 टाइप के अमेंडमेंट्स हैं। सम प्रोविजंस कैन बी अमेंडमेंट बाई स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। तो कुछ प्रोविजंस जो हैं वो स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू, स्पेशल मेजोरिटी यानी 2/3 मेजोरिटी, हाउस में जितने लोग बैठे हैं उनकी 2/3 मेजोरिटी के थ्रू अमेंड किया जा सकता है। लेकिन ये 2/3 मेजोरिटी जो है ये हाउस के टोटल मतलब स्ट्रेंथ से 50% से अधिक होनी चाहिए। मतलब इस समझिए कि अगर जैसे लोकसभा है तो लोकसभा में टोटल 545 सीट्स हैं, ठीक। तो अगर 545 सीट्स हैं इसमें, अगर सपोज़ करिए कि 400 लोग इसमें प्रेजेंट हैं, 400 लोग जो है इस हाउस में प्रेजेंट हैं, और कोई स्पेशल मेजोरिटी से कुछ पास करते हैं, तो यहाँ मतलब होगा कि 201 लोग जब वोट कर देंगे इसके फेवर में तो वो पास हो जाएगा। लेकिन अगर सपोज़ करिए यही संख्या घट के और कम हो जाती है, सपोज़ करिए यहाँ सिर्फ 200 लोग हैं, ठीक। तो 400 की जगह मान लीजिए यहाँ 300 लोग हैं, सपोज़ करिए यहाँ 300 लोग हैं, तो 545 का हाफ कितना होगा, 273, ठीक। अगर 300 लोग प्रेजेंट हैं, इसमें से अगर वोट करते हैं तो इसमें से अगर मान लीजिए आधा अधिक होगा, 2/3 निकालेंगे तो
इससे ऊपर जाएगा, मतलब हाफ इसका कितना होगा, 151 के आसपास जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा कि ये 273 से अधिक होना चाहिए। ठीक, 273 से जब अधिक होगा तो उसी केस में जो है स्पेशल मेजॉरिटी मानी जाएगी। अगर 273 से कम है तो वहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी नहीं मानी जाएगी। अब देखिए, कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो स्पेशल मेजॉरिटी से अमेंड होते हैं पार्लियामेंट में। ठीक है, और कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ जो हाफ ऑफ द स्टेट्स हैं उनका भी रेटिफिकेशन चाहिए। यानी जैसे जितने भी स्टेट्स हैं, अगर हाफ ऑफ द स्टेट्स तैयार हो जाते हैं कि हाँ अमेंडमेंट होना चाहिए तो ही अमेंडमेंट होगा। मतलब पार्लियामेंट में स्पेशल मेजॉरिटी के साथ ये पास होगा और हाफ ऑफ द स्टेट जो है वो एग्री कर जाएंगे इसके लिए, तब वो पास हो जाएगा। ठीक है, तो पहला ये था कि स्पेशल मेजॉरिटी हाउस की रहेगी, पार्लियामेंट की रहेगी, वहाँ पे तो पास हो जाएगा। दूसरा ये है कि स्पेशल मिनॉरिटी रहेगी पार्लियामेंट की, और स्टेट्स का भी हाफ द जो आधे स्टेट्स होंगे उनका भी हाँ रहेगा, तो ये पास हो जाएगा। और देखिए, तो और भी कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जिनको अमेंड किया जा सकता है बाय ये सिंपल मेजॉरिटी। ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू भी अमेंड किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये जो प्रोसेस होगा वो ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन प्रोसेस होगा। यानी ये देखिए, स्पेशल मेजॉरिटी से जो भी अमेंडमेंट किया जाएगा वो आर्टिकल 368 के थ्रू किया जाएगा, लेकिन सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू जो अमेंडमेंट हो रहा है वो आर्टिकल 368 में नहीं आएगा। ठीक, स्पेशल मेजॉरिटी वाला अमेंडमेंट जो है वो 368 में आएगा, और सिंपल मेजॉरिटी का जो अमेंडमेंट होगा वो 368 में काउंट नहीं किया जाएगा, उसको एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस के थ्रू अमेंड किया जाएगा, चेंज किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला फीचर है फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बेस। तो देखिए हमारे यहाँ कभी कभी जो नेचर है हमारे संविधान का वो फेडरल हो जाता है, कभी कभी यूनिटरी हो जाता है। कैसे, तो देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेबलाइजेज फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। वैसे तो हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, यानी स्टेट है, सेंटर है, दोनों के बीच में पावर का डिवीज़न है। ठीक, इट कंटेन्स ऑल द यूजुअल फीचर्स। तो जैसे देखिए, तो सरकारें हैं, स्टेट और गवर्नमेंट के बीच में पावर डिवाइड है। अब तो मान लीजिए जैसे म्यूनसिपैलिटी भी है, पंचायत, ग्राम पंचायत भी है, तो डिवीज़न ऑफ पावर हमको देखने को मिलता है। ठीक, उसके अलावा हमारा संविधान जो है वो लिखित संविधान है, और कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम है हमारे यहाँ। रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन इतनी जल्दी चेंज हो नहीं सकता। और जुडिशरी जो है हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, और साथ ही साथ बाई कैमरलिज्म है, यानी दो लेजिस्लेचर है। जैसे एक लोकसभा हो गया और राज्यसभा हो गया, और स्टेट में देखेंगे तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में देखने को मिलेगी और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, बाई मतलब हो गया टू, कैमरल मतलब हो गया लेजिस्लेचर, यानी दो लेजिस्लेचर। ठीक, हाउएवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और हमें देखने को मिलेगा कि कभी कभी इसका जो फीचर है वो यूनिटरी हो जाता है। कैसे, तो देखिए, स्ट्रॉन्ग सेंटर में देखने को मिलता है। अगर मान लीजिए कोई भी लॉ बनता है, और जैसे 3 लिस्ट है ना, यूनियन लिस्ट हो गया और स्टेट लिस्ट हो गया, तो मान लीजिए कोई भी अगर लॉ बनता है, तो अगर उस पर स्टेट भी मान लीजिए सपोज कि लॉ बना देती है और सेंटर भी लॉ बना देती है, तो उसका वहाँ पे लॉ किसका प्रिवेल करेगा, सेंटर का लॉ प्रिवेल करेगा, क्योंकि सेंटर यहाँ पे स्ट्रांग है। ठीक है, और एक कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। ऐसा नहीं है कि स्टेट का अलग कॉन्स्टिट्यूशन है और अम, इसका कंट्री का अपने अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, सबका कॉन्स्टिट्यूशन पूरा एक ही है। सिंगल सिटीजनशिप देखने को मिलता है। ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप आपको अलग से स्टेट की सिटीजनशिप नहीं मिलती। विदेशों में वहाँ जैसे ब्रिटिश में क्या होता है, ब्रिटेन में, कि वहाँ आपको जैसे अमेरिका अमेरिका में आपको अलग जो है सिटीजनशिप देखने को मिलती है। वहाँ पे दो सिटीजनशिप चलती है, स्टेट की अलग सिटीजनशिप होगी और जो यूनियन है उसकी अलग सिटीजनशिप होगी। साथ ही साथ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है हमको। इंटीग्रेटेड जुडिशियरी है हमारी। इंटीग्रेटेड जुडिशियरी का मतलब कि सुप्रीम कोर्ट जो सबसे ऊपर है, उसके नीचे हाई कोर्ट आते हैं, फिर सबॉर्डिनेट्स कोर्ट जो है वो आते हैं। ठीक, तो ये इंटीग्रेटेड जुडिशियरी देखने को मिलता है। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट बाय सेंटर। सेंटर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को अपॉइंट करता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ एक तरह से ये सारे फीचर्स जो हैं ये यूनिटरी फीचर्स हैं। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, जो IAS PCS सर्विसेज हैं, ये ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, तो ये भी यूनिटरी फीचर को दर्शाती हैं। साथ ही साथ जो एमरजेंसी प्रोविजंस है, आर्टिकल 352, 356 और 360, तो इमरजेंसी प्रोविजंस, इमरजेंसी जब लागू हो जाती है तो उस टाइम सारी जो स्टेट की पावर है वो ख़त्म हो जाती है, सेंटर जो है वो स्ट्रांग हो जाता है। तो वहाँ हमारा जो संविधान है वो एक तरह से देखेंगे तो फेडरल सिस्टम से वहाँ कन्वर्ट होके वो यूनिटरी सिस्टम में चला जाता है जब इमरजेंसी लगती है। तो देखिए, जो टर्म फेडरेशन है, टर्म फेडरेशन का हमारे संविधान में कहीं भी यूज़ नहीं किया गया है। तो आर्टिकल 1 ये कहता है कि जो हमारा संविधान, जो भारत है, हमारा इंडिया है, उसको बोला गया है यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, जिसको हम भारत बोलेंगे। ठीक, 1, इंडियन फेडरेशन इज़ नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बाय द स्टेट्स। ठीक है, तो जो इंडियन फेडरेशन है अपना, वो किसी स्टेट के द्वारा एग्रीमेंट करके नहीं बनाया गया है, ये कहता है। दूसरा, नो स्टेट हैज़ द राइट टू सीट फ्रॉम द फेडरेशन, और कोई भी स्टेट जो है इंडिया से अलग नहीं हो सकता। ठीक,
हैंस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन वेरियसली डिस्क्राइब्ड एज फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट। ठीक है, तो फेडरल तो है लेकिन स्पिरिट में हमें यूनिटरी देखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए क्वासी फेडरल वर्ड यूज़ किया गया है केसी वेरे जी के द्वारा। उसके बाद मॉरिस जोन्स ने बार्गेनिंग फेडरलिज्म कहा है, और ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ठीक है, और आइवर जेनिंग्स ने कहा है फेडरेशन विथ ए सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट ये चीज़ें याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारे यहाँ जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है वो हम लोगों ने अडॉप्ट किया। ठीक है, जो अमेरिका का जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वो हमने अडॉप्ट नहीं किया। क्यों नहीं अडॉप्ट किया? क्योंकि शुरू से जो है जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 लागू था तो उस टाइम जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम चल रहा था। अगर अब एकाएक जो है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में अगर हम चेंज करते तो लोगों को समझने में दिक्कत होती उस चीज़ को, इसीलिए पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो अडॉप्ट किया गया। पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो बेस्ड है किस पे? तो देखिए कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स। ठीक है, तो एक जो बैलेंस होता है पावर्स का उस पे ये बेस्ड है। और यहाँ पे जो हेड होंगे वो कौन होंगे? वो प्राइम मिनिस्टर होंगे। इसलिए हम इसको प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी, अरे सॉरी, प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, या इसको वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। वेस्टमिंस्टर क्या है? तो वेस्टमिंस्टर जो है लंदन में एक प्लेस है जहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट लोकेटेड है। ठीक है, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट को एज ए सिंबल दिखाने के लिए वेस्टमिंस्टर का यूज़ किया जाता है। तो इसलिए पार्लियामेंट सिस्टम को जो है वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है यहाँ पे। ठीक है, यानी कैबिनेट गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट सरकार जो होगी रिस्पॉन्सिबल होगी, जवाबदेह होगी, क्योंकि लोगों के द्वारा डायरेक्ट जो है इलेक्ट होके आएगी। द कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश द पार्लियामेंट्री सिस्टम नॉट ओनली एट सेंटर बट ऑल्सो इन स्टेट्स। तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है हमें स्टेट में देखने को मिलता है, क्योंकि जैसे सेंटर में जो हेड है हमारे वो प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वैसे ही स्टेट में हमारे जो हेड हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं। ठीक, तो ये प्राइम मिनिस्टर जो हैं ये भाई राष्ट्रपति जो है कैबिनेट की सलाह पे काम करता है। उसी तरह यहाँ पे जो गवर्नर जो है ये यहाँ पे स्टेट कैबिनेट की सलाह पे ये काम करता है। देखिए फीचर्स देख लेते हैं पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के। तो पहले तो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव और रियल एग्जीक्यूटिव में देखने को मिलते हैं। रियल एग्जीक्यूटिव मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर हो गए, और नॉमिनल मतलब हमारे प्रेसिडेंट हो गए। ठीक है, तो रियल जो होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्ट होते हैं जैसे प्राइम मिनिस्टर, और जो नॉमिनल होते हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्ट होते हैं। उसके बाद जो मेजॉरिटी पार्टी होगी हमारे यहाँ उसी का रूल होगा। जिसकी भी पार्टी का मेजॉरिटी होगा लोकसभा में या राज्यसभा में, तो वही पार्टी जो है वो रूल करेगी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर। ठीक है, एग्जीक्यूटिव जो है जवाबदेह है लेजिस्लेचर के प्रति। और मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर इन द लेजिस्लेचर। ठीक है, मेंबरशिप है इनकी। उसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो लीडर होंगे सेंटर में, चीफ मिनिस्टर जो हैं लीडर होंगे स्टेट में। और लोकसभा जो है, लोकसभा हमारे यहाँ जो लोअर हाउस है वो डिजॉल्व होता है। तो ये भी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का एक फीचर है। इवन तो द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज लार्जली बेस्ड ऑन ब्रिटिश पैटर्न, देयर आर सम फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन टू। देखिए भले ही जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये ब्रिटिश के पैटर्न पर है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस है। जिससे क्या देखते हैं क्या डिफरेंस है? तो इंडियन पार्लियामेंट इज़ नॉट ए सोवरेन बॉडी लाइक द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो एक सोवरेन बॉडी है, लेकिन इंडियन पार्लियामेंट एक सोवरेन बॉडी नहीं है। फर्दर द इंडियन स्टेट इज एन इलेक्टेड हेड। ठीक है, हमारे यहाँ जो होते इलेक्टेड हेड होते हैं रिपब्लिक, वाइल द ब्रिटिश स्टेट है हेरिटेड हेड, क्योंकि ब्रिटिश के यहाँ जो है मोनार्की है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ जो हेड हैं वो इलेक्टेड हैं। ठीक, जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इलेक्टेड हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम whether in India or Britain, the role of prime minister has become so significant and crucial that the political scientists look like a prime minister of government। अब देखिए प्राइम मिनिस्टर का रोल यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए प्रेसिडेंशियल ये जो प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसको हम बोलते हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं इसको। तो ये अगला फीचर है कि हमारे यहाँ जो सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री सोवरेंटी की बात करता है और जुडिशियल सुप्रीमेसी की बात करता है। मतलब पार्लियामेंट हमारे यहाँ सोवरेन होगी, साथ ही साथ जो जुडिशियरी है वो भी हमारे यहाँ सुप्रीम होगी। ठीक, डॉक्ट्राइन ऑफ सोवरेन पार्लियामेंट इज एसोसिएटेड विद द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट से लिया गया है ये डॉक्ट्राइन ऑफ सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट। और जो जुडिशियल सुप्रीमेसी है वो लिया गया है अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट से। ठीक, just as the Indian parliament system differs from British system, the scope of judicial review power of Supreme Court in India is narrower than that of the what exists in US। अब देखिए यूएस में जितनी पावर है वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के पास, तो उसके मुकाबले में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसकी पावर कम है। क्योंकि देखिए अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फॉलो करता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, और हम लोग फॉलो करते हैं प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ। ठीक, तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहने का ये मतलब है, सपोज़ करिए कोई भी एक्ट जैसे पास होता है अमेरिका में जो है कोई एक्ट पास हुआ, तो हम लोग का जो सुप्रीम कोर्ट है वो ये चेक करता है कि जो एक्ट पास किया है,
मतलब जहाँ से एक्ट पास हुआ है, जो भी नियम कानून बना है, तो क्या वो बॉडी जो ये एक्ट पास की है, जो ये बॉडी ये नियम कानून बनाई है, क्या उस बॉडी के पास ये पावर है, क्या उस बॉडी के पास ये अथॉरिटी है कि वो ये नियम या ये कानून जो है, ये लॉ जो है वो बना सकती है। ठीक है, ये चेक करती है हमारी सुप्रीम कोर्ट। लेकिन वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ये चेक करने के साथ साथ ये भी चेक करती है कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, आप ये पास कर रहे हैं तो क्या इसका नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा, मतलब हर व्यू पॉइंट एंगल चेक करती है। लेकिन हमारे यहाँ क्यों सिर्फ यही चेक किया जाता है कि क्या जो अथॉरिटी वो लॉ बनाई है, क्या वो अथॉरिटी कैपेबल है वो लॉ बनाने के लिए। ठीक, तो इसीलिए हमारे यहाँ प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ फॉलो होता है और वहाँ पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो फॉलो होता है। Therefore, the farmers of Constitution have preferred a proper synthesis between the British principle and parliamentary sovereignty। इसीलिए जब हमारे संविधान निर्माता जब संविधान बना रहे थे तो उन्होंने इस चीज़ का खास ध्यान रखा कि न ही तो हम पार्लियामेंट को ज़्यादा पावर देंगे और न ही तो हम सुप्रीम कोर्ट को ज़्यादा पावर देंगे। दोनों के पावर को जो है, पावर के बीच में एक बैलेंस जो है वो मेंटेन करके चलेंगे। ठीक। द सुप्रीम कोर्ट ऑन द अदर हैंड, देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो, जो पार्लियामेंट अगर कोई लॉ बनाता है तो अगर वो जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है अगर उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है वो लॉ, तो सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड या अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है घोषित कर सकता है जुडिशियल रिव्यू की पावर को यूज़ करके। वहीं पार्लियामेंट जो है वो क्या कर सकता है, अमेंडमेंट कर सकता है, संशोधन कर सकता है। तो यहाँ दोनों के बीच में जो है एक बैलेंस जो है, पावर का बैलेंस वो मेंटेन करने की कोशिश की गई थी हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा। ठीक। अगला फीचर है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। अब हमारे यहाँ जुडिशियरी जो है इंडिपेंडेंट है, किसी का इंटरफेरेंस इसमें नहीं होता। ठीक है, इंटीग्रेटेड करने का मतलब कि जैसे सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, उसके नीचे हाई कोर्ट हमें देखने को मिलता है, उसके नीचे हमें और भी सबऑर्डिनेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सब जो है देखने को मिलते हैं। ठीक। तो हमारे यहाँ जो जुडिशल सिस्टम है वो इंटीग्रेटेड होने के साथ साथ जो है वो इंडिपेंडेंट है। ठीक। सुप्रीम कोर्ट स्टैंड्स एट द टॉप ऑफ द इंटीग्रल जुडिशल सिस्टम, और सबसे ऊपर जो है इस जुडिशल सिस्टम में आता है सुप्रीम कोर्ट हमारे देश में। इसके बाद हाई कोर्ट्स आते हैं स्टेट लेवल पे। ठीक है, उसके बाद हाई कोर्ट के बाद सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं, लोअर कोर्ट्स आते हैं। द सिंगल कोर्ट्स इन्फोर्सेस बोथ द सेंट्रल लॉ एज वेल एज स्टेट लॉ। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट है, चाहे वो सेंटर का लॉ हो चाहे वो स्टेट का लॉ हो, सभी को इम्प्लीमेंट जो है ये कर सकता है। लेकिन यूएसए में क्या है, वेर द फेडरल लॉज आर इन्फोर्स बाई फेडरल जुडिशरी। अब वहाँ पे फेडरल जुडिशरी जो है वो फेडरल लॉ इंप्लीमेंट करती है और स्टेट जुडिशरी जो है वहाँ की है वो स्टेट लॉ इंप्लीमेंट करती है। मतलब सपोज करिए जैसे ये हाई कोर्ट है, तो वहाँ का जो हाई कोर्ट है वो हाई कोर्ट स्टेट के लॉ को इम्प्लीमेंट करेगा। ठीक। अब स्टेट के लॉ को वहाँ पे जो वहाँ की जो फेडरल जुडिशरी है यानी वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है वो स्टेट के लॉ में को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पे जो है हम लोग क्या क्या है कि हम लोग क्या सुप्रीम कोर्ट चाहे वो स्टेट का लॉ हो चाहे मतलब कहीं वो सेंटर का लॉ हो, तो दोनों लॉ को इम्प्लीमेंट कर सकती है हमारी सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक फेडरल कोर्ट है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। मतलब आप मान लीजिए लोअर कोर्ट से गए, आप अपील किए हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट के पास बाद जो है लास्ट कोर्ट ऑफ अपील कौन सा होगा, सुप्रीम कोर्ट ही होगा, तो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। साथ ही साथ हमारे फंडामेंटल राइट्स को गारंटी करने का काम भी यही करती है, क्योंकि आर्टिकल 32 कहता है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो आप डायरेक्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जो है रिट्स इशू करेगा, हैबियस कॉर्पस हो गया, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्श्योरी और क्यो वारंटो, 5 तरह के रिट्स जो है सुप्रीम कोर्ट इशू करता है अंडर आर्टिकल 32। तो रिट्स इशू कर सकता है। इसलिए ये संविधान मतलब ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार जो हैं, तो मौलिक अधिकार का जो गारंटर जो है बताया गया है सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, हमारे संविधान का गार्डियन भी है। अगर मान लीजिए जुडिशल रिव्यू की पावर यूज़ करता है, इसलिए गार्डियन है, क्योंकि अगर पार्लियामेंट कोई भी ऐसा लॉ पास कर रहा है जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट कर रहा है या डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है उसको, उस लॉ को या उस एक्ट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। Hence, the Constitution has made various provisions to ensure independence, security of tenure of fixed judges। देखिए इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने के जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने के लिए जो है जजेस की जो टेन्योर है वो फिक्स्ड है कि 65 ईयर्स तक जो सुप्रीम कोर्ट के जज रहेंगे उसके बाद रिटायर हो जाएंगे, और 62 ईयर्स तक हाई कोर्ट के जज रहेंगे उसके बाद रिटायर हो जाएंगे। ठीक, तो फिक्स सर्विस कंडीशन जजेस की, जल्दी इनको निकाला भी नहीं जा सकता। ठीक है, इनका इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है बहुत लंबा प्रोसेस है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो भी एक्सपेंसेस है सुप्रीम कोर्ट के जज के, वो सभी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होते हैं। अब देखिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में क्या आता है, तो जो जनरल टैक्स मतलब जो भी इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स होगा, तो ये देखिए आर्टिकल 266 क्लॉज 1 में आता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो इसमें जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, ठीक है, या जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस डायरेक्ट टैक्सेस सारे जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आते हैं।
ठीक। उसके अलावा लेजिस्लेचर में जो है इनके कंडक्ट को, जजेस के कंडक्ट को जो है डिस्कस नहीं किया जा सकता, इस पे मनाही है, प्रोहिबिशन है। ठीक। बैन ऑन प्रैक्टिस ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद ये प्रैक्टिस नहीं करते हैं। पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट, अगर कोई कोर्ट कंटेम्प्ट करता है तो सुप्रीम कोर्ट जो सज़ा भी दे सकता है। और एग्जीक्यूटिव से जो है जुडिशरी के सेपरेशन रखा गया है। ठीक। अब बात करते हैं, अगला फीचर हमारा फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे पार्ट 3 में हमें देखने को मिलता है। तो शुरू शुरू में तो हमें 7 फंडामेंटल राइट्स जो है जब संविधान बना तो उस समय 7 फंडामेंटल राइट्स थे। राइट टू प्रॉपर्टी भी एक राइट था, जिसको बाद में 44th अमेंडमेंट आया हुआ 1978 में, और इसको डिलीट कर दिया गया और रख दिया गया कि इसमें आर्टिकल 300A में। तो आर्टिकल 308 जो है वो पार्ट 12 में आता है। तो जैसे अब इसी की वजह से मान लीजिए जो आप लैंड वगैरह अगर सरकार आपकी ज़मीन लेती है तो आपको सरकार उसके बदले में मतलब मुआवजा देती है। ठीक। तो वो कैसे देती है, तो आर्टिकल 300A के अंतर्गत ही। ठीक है, ये लीगल राइट है हमारा अब, पहले ये फंडामेंटल राइट हुआ करता था। राइट टू इक्वलिटी आता है 14 से लेकर 18 के बीच में। वहीं राइट टू फ्रीडम जो है वो 19 से 22 के बीच में देखने को मिलेगा। और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 और 24 में है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28 में है। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स 29-30, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जो है आर्टिकल 32, ये हमारे जिसके थ्रू हम सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट अपील कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए जो फंडामेंटल राइट है ये प्रमोट करता है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के आइडिया को। ठीक। कैसे करता है, तो मतलब एक तरह से ये जो पार्लियामेंट की पावर है, जो लेजिस्लेचर की पावर है, एग्जीक्यूटिव की पावर है, उसको लिमिट करता है। ठीक है, लिमिट करने का काम करता है, क्योंकि जैसे यहाँ पर कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होगा तो आप डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 32 आप जाके अपील कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की जो पावर है उसको लिमिट कर रहा है। ठीक। और फंडामेंटल राइट जो है वो जस्टिसिएबल होते हैं। जस्टिसिएबल का मतलब कि इनका जैसे ही हनन हुआ, जैसे ही वॉलेशन हुआ फंडामेंटल राइट्स का, आप तुरंत सुप्रीम कोर्ट चले जाइए अंडर आर्टिकल 32, और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 226। लेकिन आर्टिकल 226 जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन 32 जो है वो फंडामेंटल राइट है। दैट इज़ दे आर इन्फोर्सेबल बाई कोर्ट्स। ठीक है, अगर वॉलेशन होगा तो कोर्ट्स इनको इन्फोर्स करने के लिए जो है रिट्स इशू करेंगे। ये हैबेस कॉर्पस हो गया, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्चोरी, क्यू वारंटो। तो 5 तरह के जो रिट्स हैं, इन राइट्स को रिस्टोर करने के लिए कोर्ट जो है ये रिट्स इशू करता है। अब देखिए फंडामेंटल राइट जो हमको दिए गए हैं ये एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब हमेशा के लिए ही मिल चुके हैं, कभी ख़त्म नहीं होंगे, कभी इनको चेंज नहीं किया जा सकता। एब्सोल्यूट नहीं है, कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन जो है लगा हुआ है। ठीक है, कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं, लगे हुए हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो अमेंडमेंट कर सकती है, चेंज कर सकती है, लेकिन हाँ बस ये बात ये है, जैसे केशवानंद भारती केस में कहा गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। और जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है उसको देखेंगे तो नेशनल इमरजेंसी जब लगती है, जब नेशनल इमरजेंसी लागू होती है तो उस टाइम में जो है फंडामेंटल राइट्स को डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। ठीक है, मतलब फंडामेंटल राइट यहाँ क्या होता है ना कि आर्टिकल जो 32 है उसको इनएक्टिव कर दिया जाता है। यानी अब आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते अपने राइट्स को क्लेम करने के लिए। तो ये आर्टिकल 32 को एक तरह से इनएक्टिव कर दिया जाता है। लेकिन आर्टिकल 20 और 21 जो है ये ख़त्म नहीं होता। आर्टिकल 20 और 21 कभी ख़त्म नहीं होता, चाहे कोई इमरजेंसी लग जाए। हाँ, आर्टिकल 19 है, तो आर्टिकल 19 केवल एक कंडीशन में बंद होगा। कब होगा, जब इंटरनल रेबेलियन हो गया, या अपना एक मतलब अपने देश के अंदर ही विद्रोह हो गया, वॉर हो गया अपने देश के अंदर ही। तो जब अंदरूनी विद्रोह होगा तो तभी सिर्फ जो है आर्टिकल 19 ख़त्म किया जाएगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो आर्टिकल 19, 20 और 21 हमेशा रहेंगे। आर्टिकल 19 सिर्फ तभी ख़त्म होगा जब इंटरनल रेबेलियन हो जाए तब। अब बात करें डीपीएसपी की, तो देखिए बी.आर. अम्बेडकर जी ने डीपीएसपी को कहा है कि ये हमारे जो है वो नॉवेल फीचर्स हैं। ठीक है, संविधान के डीपीएसपी जो है वो नॉवेल फीचर्स हैं। पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलते हैं। ठीक। दे कैन बी क्लासीफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। तो देखिए 3 कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया है। पहला है सोशलिस्ट, जो समाजवादी विचारधारा के जो प्रिंसिपल्स हैं वो हो गए, गांधीयन विचारधारा के हो गए, और लिबरल इंटेलेक्चुअल टाइप के हो गए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो हैं वो सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं। इस आइडिया को जो है सोशल डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक, यानी मतलब एक तरह से सभी को समान अवसर जो दिया जाएगा, समाज में सबको बढ़ने की जो एक रास्ता है वो सबको दिया जाएगा, सब लोग आगे बढ़ सकें। और एक इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी क्रिएट किया जाएगा ताकि गरीब गरीब ना रहे, अमीर अमीर ना होता रहे। ठीक है, इस चीज़ के लिए दे सिक्स टू एस्टैब्लिश ए वेलफेयर स्टेट। ठीक है, एक वेलफेयर स्टेट डेवलप मतलब बनाने के लिए, ताकि एक ऐसा स्टेट बनाया जाए जो लोगों के हित में काम करे। हाउएवर अनलाइक द फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव्स आर नॉट जस्टिसिएबल। लेकिन जैसे फंडामेंटल राइट्स क्या था, अगर उनका वॉल्यूशन हो रहा था तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, अपील कर सकते थे कि हाँ भैया वॉल्यूशन हो रहा है हमारा। लेकिन अगर डीपीएसपी का वॉल्यूशन हो रहा है
तो ये हमारा ये जस्टिसेबल नहीं है डीपीएसपी, ठीक है। जस्टिसेबल नहीं है मतलब आप डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते कि हाँ इनको हमको इन्फोर्स करवाना है, हमारा जो है डीपीएसपी वॉयलेट हुआ है, ठीक है। तो इसलिए आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते। फंडामेंटल राइट वॉयलेट होगा तो आप जा सकते हैं। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करता है कि ये जो प्रिंसिपल हैं डीपीएसपी के, ये फंडामेंटल इन गवर्नेंस है, यानी जो राज्य सरकारें हैं, जो भी सरकार है या जो केंद्र सरकार है, जब भी कोई नियम कानून बनाएगी तो इन प्रिंसिपल्स को, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को, जो हमारे राज्य के निधि निदेशक तत्व हैं, इनको ध्यान में रख के बनाएगी, ठीक है। इसके वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी स्टेट कोई पॉलिसी बनाएगी तो इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए वो पॉलिसी बनाएगी, ठीक है। तो एक तरह से यहाँ मोरल ऑब्लिगेशन लगाया गया है, ठीक है। एक मोरल ऑब्लिगेशन जो है स्टेट पे इम्पोज किया गया है कि आप जो भी नियम कानून बनाइए वो डीपीएसपी को ध्यान में रखते हुए बनाइए, ठीक। बट द रियल फोर्स सैंक्शन बिहाइंड देम इज़ पॉलिटिकल, दैट इज़ पब्लिक ओपिनियन। देखिए मान लीजिए कि अगर कोई पार्टी जीत के आती है, अगर वो इस हिसाब से काम नहीं करती है तो भाई वो पब्लिक पे डिपेंड करता है, पब्लिक अगले साल उसको वोट नहीं देगी, ठीक। देखिए मिनरवा मिल्स केस में कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फाउंडेड ऑन द बेडरॉक ऑफ बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, ठीक। मतलब डीपीएसपी अगर ये कहा जाएगा कि हाँ फंडामेंटल राइट्स सुपीरियर है डीपीएसपी से या डीपीएसपी सुपीरियर है फंडामेंटल राइट्स से, तो ऐसा नहीं है। दोनों के बीच में एक बैलेंस मेंटेन्ड है, ठीक है। एक बैलेंस मेंटेन्ड, दोनों जो है एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक। फंडामेंटल राइट्स बस यही अंतर है कि फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल इन नेचर है, मतलब इनका वायलेशन हुआ तो आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आप, ठीक है, अंडर आर्टिकल 32, हाई कोर्ट जा सकते हैं 226 के अंडर में। लेकिन डीपीएसपी का अगर वायलेशन हो रहा है तो आप नहीं जा सकते, जस्टिसेबल इन नेचर नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ एक राज्य को निर्देश दिया गया है कि इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लोगों के वेलफेयर के लिए जो है आप काम करिए और आप जो है पॉलिसीज़ या लॉज जो है लेके आइए। अब देखिए उसके बाद आता है फंडामेंटल ड्यूटी। ये भी देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की तरह ही ये भी जस्टिसेबल नहीं है। देखिए जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थी, यानी जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक अधिकार के साथ मौलिक कर्तव्य, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य नहीं थे शुरू में, जब संविधान बना तो इसको बाद में 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 जब हुआ तो उस टाइम जो है ऐड किया गया, ठीक। और ऐड कब किया गया, उस समय इमरजेंसी चल रही थी और सरदार स्वर्ण सिंह की कमेटी ने जो है इसको रिकमेंड किया, और जो उस समय रिकमेंड किया गया तो इसमें देखिए केवल 10 ही एक्ट जो है शुरू में ऐड किए गए, 42nd में केवल 10 ही ड्यूटीज़ जो हैं वो ऐड की गई थी। बाद में 11वीं ड्यूटी जो है वो 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में हुआ ये, तो उस समय जो 11वीं ड्यूटी है वो ऐड किया गया। देखिए ये पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, आर्टिकल 51A में आता है, ठीक। और इसमें 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जैसे हम अपने संविधान की रिस्पेक्ट करेंगे, नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करेंगे, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करेंगे, इंडिया की जो सोवरेंटी है, यूनिटी है, इंटीग्रिटी है, उसको हम प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, भाईचारे की जो भावना है वो लोगों के बीच में फैलाएंगे, ठीक। और जो हमारा जो रिच हेरिटेज कल्चर है उसको हम प्रमोट करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है इसमें दी गई हैं। उसके बाद देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ सबसे रिमाइंडर टू सिटीजन्स। अब देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं, जो हमारा मौलिक कर्तव्य है, वो एक तरह से रिमाइंडर के तौर पे है, मतलब कि भाई आपको अधिकार मिला है, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट, तो आप उसको एंजॉय कर रहे हैं। तो अधिकार के साथ साथ ये कहा गया है कि आप जब अधिकार एंजॉय कर रहे हैं तो आपका देश के प्रति कुछ कर्तव्य भी बनता है। तो वही कर्तव्य जो है ये दिए हुए हैं हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, ठीक है। While enjoying their rights, they have also be quite conscious of the duties they owe to their country, their society and their fellow citizens, ठीक है। तो उसी तरह मतलब जैसे आपको राइट दिया गया, अधिकार दिया गया फंडामेंटल राइट, तो इसीलिए जो है आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी दिया गया है कि अगर आप अधिकार यूज़ कर रहे हैं तो आप उसी तरह जो है ड्यूटीज़ का भी आप पालन करिए, ठीक है। उसी तरह अब देखिए जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं हम पहले ही बता चुके हैं कि नॉन जस्टिसेबल इन नेचर हैं, यानी इनको हम इन्फोर्स कराने के लिए अगर इनका वॉयलेशन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते इनको इन्फोर्स कराने के लिए। सिर्फ और सिर्फ ये एक डायरेक्टिव है, यानी एक निर्देश है, एक डायरेक्शन है गवर्नमेंट को कि आप जो भी पॉलिसीज़ मेकिंग करेंगे, जो भी चीज़ नियम कानून बनाएंगे, आप इन बातों को ध्यान में रखते हुए, डीपीएसपी को ध्यान में रखते हुए जो कानून है, जो नियम है वो बनाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो है अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।